हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरुआत करेंगे अपने रिविजन सेक्शन से। तो हर दिन की तरह सबसे पहले 1 मिनट में हम लोग रिविजन करेंगे पिछले दिन का करंट अफेयर, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। इसके अलावा म्यांमार और भारत ये रुपयाख्यात व्यापार प्रणाली शुरू किए हैं। ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए भारत को साझेदार देश के रूप में नामित किया गया है। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज शुरू हुआ है। और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अभी यूपीएससी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स के लिए निर्मन पोर्टल लॉन्च किया है। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर खिलाड़ी में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अभी दोस्तों जॉर्डन में हुआ। इसमें भारत की टीम ने भारतीय खिलाड़ियों ने 8 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। एसबीआई ने 15 मिनट का ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन एमएसएमई सहज शुरू किया है। बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत के लिए 125 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विक रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको फ्री में लेनी है तो आप एमजेटी ऐप पर आइए। पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन यानी एससीओ समिट ये दोस्तों अभी अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजन किया गया और इसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। लेकिन भारत भी मेंबर है एससीओ का और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर नहीं शामिल हुए। कारण क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए एस जयशंकर जो कि अपने विदेश मंत्री हैं, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर। हालांकि ये फोटो पुरानी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विदेश मंत्री जी गए हुए थे भारत की बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं गए क्योंकि यहाँ पर अभी संसदीय बैठक चल रही है, कार्रवाई चल रही है और इसमें इनका सत्ता के नेता हैं क्योंकि, तो इनकी स्पीच होनी थी, इस वजह से नहीं गए। फिलहाल 4 जुलाई को ये आयोजित हुआ। 24वीं इस बार का 24वां संस्करण था, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। इस बार एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ, वो ये कि बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता मिली। मतलब एससीओ में एक मेंबर बढ़ा है। पिछली बार भी एक मेंबर बढ़ा था, इस बार भी एक मेंबर बढ़ा है। पिछली बार ईरान बढ़ा था, ठीक है, इस बार बेलारूस बढ़ा है, तो मतलब इसमें भी हो गए हैं 10 सदस्य। अब देखो भारत के जो ग्रुप है, कुछ ग्रुप हैं जिसमें 10-10 सदस्य हैं, जैसे कि अभी आपने देखा ब्रिक्स है और ब्रिक्स भी अब हो गया है 10 सदस्य वाला। पहले 5 थे, 5 और जुड़े। और ये एससीओ में इसका भी भारत मेंबर है, ये भी हो गया है 10 सदस्य वाला। इसके अलावा दोस्तों एक है आसियान, आसियान में भी 10 सदस्य हैं, हालांकि उसमें भारत नहीं है, ये ध्यान रखना। फिलहाल संघाई सहयोग संगठन की बात करें 2001 में स्थापित किया गया था। तब चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ये मिलकर के स्थापित किए थे। बाद में पहली बार एक्सटेंशन हुआ 2017 में और तब भारत और पाकिस्तान जुड़ा 2017 में। ध्यान रखना भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में जुड़ा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन भी चुका है कि बताओ एससीओ में भारत मेंबर कब बना, तो 2017 बताना। ईरान अभी पिछली साल जुड़ा और इस साल बेलारूस जुड़ा है। ये कंप्लीट एससीओ की जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहां पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों हैदराबाद में भारत के पहले ऐसे अपने आप में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। हथियार प्रणाली स्कूल ये क्या होगा? वेपन सिस्टम स्कूल में दोस्तों वेपन से रिलेटेड जानकारियां दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी और इससे क्या होगा, भारतीय वायुसेना के जो सैनिक हैं वो अच्छे तरीके से ट्रेंड हो सकेंगे। उनको बहुत सारी चीजें पहले ही पता लग पाएगी। इसमें विशेष प्रकार के हथियार प्रणालियों का संचालन कैसे होगा, ये सब चीजें एक ही जगह पर सिखाई जाएगी। न सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि और भी सेनाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग आगे चलकर दी जा सकती है। इससे भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी कि वेल ट्रेंड होंगे सब, नए नए आधुनिक हथियारों से के बारे में जानकारी रहेगी।
तो ये हथियार प्रणाली स्कूल है, हैदराबाद में स्थापित हो रहा है। भारतीय वायुसेना की अगर बात करें तो दोस्तों 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस हम लोग मनाते हैं। अच्छा, अभी भारतीय थल सेना प्रमुख और भारतीय नौसेना के प्रमुख चेंज हुए हैं, याद रखना। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने उपेंद्र द्विवेदी जी, जिनको हम लोग जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहेंगे रैंक के साथ, और भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना। अगला, 4 जुलाई 2024 को भारत के किस आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? तो दोस्तों संपूर्णता अभियान शुरू किया है अभी हाल ही में नीति आयोग ने। नीति आयोग आप जानते हो एक वैधानिक संस्था है और इसके द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ये हेल्थ, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर पर फोकस्ड होगा संपूर्ण अभियान। तो 4 जुलाई से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक चलेगा, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों का 90 दिनों तक लगभग में चलने वाला ये प्रोग्राम है। इसके तहत 112 ऐसे आकांक्षी जिलों को और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को चुना गया है। इसमें 6 प्रमुख इंडिकेटर पर ये काम करेंगे और संपूर्णता अभियान इसके तहत होगा। तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और न्यूट्रिशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। अच्छा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ये दोनों कब कब शुरू किया गया था, क्वेश्चन बन सकता है। जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू हुआ था। जनवरी 2023 में यानी 5 साल बाद आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया। नीति आयोग की वजह से बात करें अगर, तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग 5-5 वर्षों की चलती थी, पंचवर्षीय योजनाएं, आप पढ़े भी होंगे। और नीति आयोग जब आया तो पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान शुरू किया गया। मतलब अब 5-5 वर्षों का टारगेट नहीं होगा, टारगेट लंबा लंबा होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन कैसे बना है? क्वेश्चन पूछता है कि बताइए निम्न में से नीति आयोग को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य में आपको ये वाली लाइन दिखेगी कि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके लंबे या अधिक वर्षों की प्लान पर काम करें, दीर्घ समय का काम किया जाए। तो ऐसा कुछ आपको मिलता जुलता लैंग्वेज वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, नीति आयोग के अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट योजना आयोग की तरह इसके प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी जी अभी तक हैं। उपाध्यक्ष सुमन केवेरी, सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? तो देखिए, झारखंड के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी जो है चंपई सोरेन की जगह पर आए हैं। एक्चुअली में हेमंत सोरेन 5 महीने पहले जेल गए थे, तो जेल जाने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जैसे केजरीवाल जेल गए तो वो तो इस्तीफा नहीं दिए, वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, जेल से सरकार चला रहे हैं। हेमंत सोरेन जो है इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन अपने ही करीबी चंपई सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था, मतलब ये मुख्यमंत्री बन गए थे। तो 5 महीनों तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे। अभी जेल से जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आए हैं, तो उससे पहले चंपई सोरेन इस्तीफा दे दिए और हेमंत सोरेन दोबारा से शपथ ग्रहण कर लिए। ये हैं हेमंत सोरेन, क्लियर है? तो ये वहां के राज्यपाल से अपना शपथ ग्रहण किए और दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए झारखंड के। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये जेल गए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और केजरीवाल किस मामले में जेल में है? वो शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में है। चलिए, तो अब यहाँ पर झारखंड के बारे में देख लो। झारखंड के जो हेमंत सोरेन जी हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। रांची यहाँ की राजधानी है। एक बात याद रखना, रांची से याद आती है, पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर पड़ती है? तो आप बताएंगे आंसर झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची एक ऐसी राजधानी है राज्यों में जो कर्क रेखा पर पड़ती है, मतलब और बाकी की राजधानियां नहीं पड़ती हैं कर्क में, जिले या बाकी जगह पड़ती है लेकिन राजधानी नहीं पड़ती है, ठीक है ना, कर्क रेखा पर, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल हजारीबाग, राजा तालाब, तोपचांची झील यहाँ पर है। बेतला नेशनल पार्क, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग उद्यान नेशनल पार्क हैं। 24 जिले हैं, 81 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीटें हैं। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और ये 15 नवंबर को अलग हुआ था सन 2000 में। 15 नवंबर को क्यों? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की यहाँ पर जयंती होती है और बिहार से ये अलग हुआ था, ठीक है ना, यहाँ से अलग हुआ था। और जब अलग हुआ था तब बना था 26वां स्टेट, ये भी ध्यान रखना। बॉर्डर अपना वेस्ट बंगाल से, बिहार से, नीचे ओडिशा से, इधर छत्तीसगढ़ से और इधर थोड़ा सा यूपी से भी ये शेयर करता है, क्लियर।
साथियों अगर आप रेगुलर वीडियो देखते रहोगे ना, बहुत सारी नई नई भी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो वीडियो में रेगुलरिटी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात, आपका बेहतरीन तैयारी के लिए जून की ई बुक आ गई है और इस ई बुक का मैं आपको थोड़ा सा झलकियाँ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इस बार बहुत सारी नई नई चीज़ें लाई गई हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है ई बुक को। तो आइए आपको जून 2024 के मंथली करंट अफेयर के हमारे ई बुक का थोड़ा सा झलक दिखाते हैं कि कैसे ये ई बुक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इंडेक्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे पोर्शन है। फिर आपको कौन क्या है वाला ये पेज मिलेगा, पूरा डिटेल में कौन क्या है सब दिया गया है, हर एक चीज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय, महारत्न कंपनियां, बैंक, ठीक है ना, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक वगैरह वगैरह। इस बार जो नया चीज ऐड किया गया है उसमें लोकसभा का चुनाव देख लीजिए पूरा अच्छे तरीके से, जो आपको चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी वाइज ग्राफ माध्यम में ये बना करके। इसके अलावा पार्टी वाइज किसने कितनी सीटें जीती है, अलायंस वाइज किस अलायंस में कितनी सीटें हैं, कितने परसेंट वोट हैं, सीट किसने 2019 में कितना कितना जीता गया था, 18वीं लोकसभा के बाद प्रमुख पद पर कौन कौन सी नियुक्ति हुई, जैसे लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी नियुक्त किए गए वगैरह वगैरह। और एक जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग आपका था, बहुत दिनों से इसको लोग डिमांड कर रहे थे, सर ये राज्यों वाला पेज ई बुक में डाल दीजिए। तो यहाँ पर सभी राज्य भारत के, जिसमें मुख्यमंत्री, उनकी डिटेल्स, बेसिक जानकारियां, ये सब आपको ये ई बुक में दी जा रही है और अब से हर महीने में आपको दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है इस ई बुक के लिए। और तो और अभी जो 6 मंथ की ई बुक आने वाली है ना, जनवरी से जून, वो तो बिल्कुल बवाल वाली होगी। उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट और भी ज्यादा अपडेट के साथ होगा। और आप जानते हो कि एमजेटी एजुकेशन की ई बुक हमेशा से ही सबसे टॉप पर रही है, नंबर 1 ट्रस्टेड ई बुक रही है। यहाँ पर कंटेंट के मामले में आज तक कोई पीछे नहीं कर पाया है और यही वजह है कि पिछले 5 सालों से लगातार ई बुक जारी हो रही है। तो आप इसको ले सकते हो मात्र 20 रुपए में। कैसे लेना है ई बुक, उसके लिए प्रोसेस यही है कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वहीं पर आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा। मात्र 20 रुपए आप पे करके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई बुक प्राप्त कर सकते हो। कलरफुल डिजाइन के साथ, ग्राफिक्स के माध्यम में भी है, A4 साइज में है, प्रिंटेबल फॉर्मेट है, 106 पेजेस मंथली वाले में है, ठीक है ना, Q&A मोड में एक्सप्लेनेशन के साथ है, चैप्टर वाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर BN गंगाधर। इससे पहले कि आगे इनके बारे में और बात करूं, आप यहाँ बाकी के 3 ऑप्शन पर नजर डालिए। ये 3 भी आयोग में अलग अलग से आयोग के अध्यक्ष हैं। जैसे इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं, ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। राजीव कुमार जी ये चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। हीरालाल सामरिया ये सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों और आयोग आप याद रखना। डॉक्टर BN गंगाधर की बात करते हैं, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, आर्टिकल है आपके सामने जुलाई 2024 का। और ये इससे पहले नीमहंस के निदेशक भी रह चुके हैं। नीमहंस आप जानते हो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, उसके पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी ये सेवा दे चुके हैं। तो इनको अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में आप याद करिए। डॉक्टर संजय विहारी जो हैं, ये मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मतलब इसमें अभी के वर्तमान पर इस पद पर संजय विहारी हैं, जहां पर ये थे पहले। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बात करें तो 2020 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए हेल्थ साथी योजना शुरू की। तो हेल्थ साथी योजना शुरू की है दोस्तों पेटीएम ने। पेटीएम अपने मर्चेंट्स के साथ, मर्चेंट पार्टनर क्या होते हैं, जैसे जिनसे आप सामान खरीदते हो, तो जिनके क्यूआर कोड पर पे करते हो, जो दुकानदार होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, वो मर्चेंट पार्टनर कहलाते हैं पेटीएम के, ठीक है। मतलब पेटीएम उनको अपना मर्चेंट पार्टनर कहता है। तो उन्हीं मर्चेंट पार्टनर के लिए, मतलब उन्हीं दुकानदारों के लिए जो पेटीएम का पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस यूज करते हैं, POS डिवाइस जिसे कहते हैं ना, जिस पर आप, जो डिवाइस होता है जो बोलता है, जिस पर आप स्कैन करके पे करते हो या कार्ड वगैरह लगाते हो, वो POS डिवाइस है। तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस वगैरह जो यूज करते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से हेल्थ साथी स्कीम शुरू की है। ये छोटा मोटा लेवल का समझो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत मान लीजिए कभी डॉक्टर कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ी उन दुकानदारों को, तो उनके लिए काम करेगा, हेल्प करेगा, इन पर्सन डॉक्टर विजिट के लिए हेल्प करेगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है उनकी दुकान के साथ, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़, तूफान वगैरह, या कोई स्ट्राइक हो जाता है,
तो उस टाइम पर उनके बिजनेस में रुकावट ना हो, इसके लिए ये फाइनेंशियली मदद भी करेंगे। इसके लिए 35 रुपए प्रति महीने की सदस्यता शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर के पैसा वसूलने का तरीका, क्योंकि हाथ से कहाँ रोज रोज हो रहे हैं। पेटीएम 2010 में स्थापित हुआ था, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। पेटीएम पर भी आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया था, जिसके बाद से पेटीएम का जो पेटीएम बैंक था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई से 9 जुलाई को के बीच अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला कहां आयोजित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 6 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में, मतलब कि किया गया नहीं कहेंगे, अभी परसों कल से शुरू हो जाएगा। तो 6 जुलाई से शुरू होगा। 100 देशों से ज्यादा के बायर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खरीदार इसमें शामिल होंगे, और 300 से ज्यादा डोमेस्टिक कंपनियां यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सेल करेंगी। तो 15वां संस्करण होगा, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा खिलौना मेला। याद रखना, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला है ये। ठीक है, अगला 3 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने कितनी कैबिनेट उप समितियों का पुनर्गठन किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, अभी जानते हो जैसे कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार आए हैं सत्ता में, तो तीसरा कैबिनेट का गठन किया गया है, मतलब 3.0 इनकी सरकार का। तो ये जो कैबिनेट जब गठन किया गया, जिसमें आपने देखा कैबिनेट मंत्री शपथ लिए, इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया लोगों को। अब इसके बाद प्रधानमंत्री की मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट परिषद का गठन होता है। उसमें कुछ समितियां बनाई जाती हैं, कुछ उप समितियां बनाई जाती हैं अलग अलग चीजों के लिए, टास्क के लिए। तो ऐसे ही अभी कैबिनेट उप समितियों का पुनर्गठन किया गया है 8। ठीक है ना, 8 कैबिनेट उप समितियां होंगी। ध्यान रहे, कैबिनेट की जो कमेटीज होती हैं उनमें मैक्सिमम में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीड करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो इन 8 में से 6 में हेडिंग करेंगे, 6 ऑफ देम प्राइम मिनिस्टर, मतलब 8 में से 6 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो अध्यक्ष ये होते हैं बाय डिफॉल्ट, उसके बाद फिर बाकी सदस्य काम करते हैं उसमें जो भी होते हैं। तो अभी मंत्रिपरिषद के 72 सदस्यों में 31 कैबिनेट मंत्री रैंक के हैं, और नवगठित कैबिनेट में उप समिति ये कैबिनेट मंत्री ही हिस्सेदार होते हैं, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। देखो, ये लाइन नोट कर लो, मैं ये कहूंगा आज कि इसको आप नोट कर लो एक बार, कहीं भी एक लाइन बस ऐसे हाथ में लिख दो कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। एक लाइन और जोड़ दो कि मंत्रिपरिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद लोकसभा में आंसरेबल होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है या विपक्ष का आंसरेबल होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होगे तो मिला होगा आपको क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसरेबल होता है, तो इसका मतलब ये कि विपक्ष आकर के कोई अगर प्रश्न पूछेगा कि भाई ये डिपार्टमेंट में बताओ कितना खर्च हुआ है या क्या कर रहे हो आप, क्या प्रोग्रेस है, तो ये मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होंगे, जो मतलब सरकार होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी, वो आंसरेबल होगी इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल जिन 2 उप समितियों के सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री, उनमें है कौशल रोजगार आजीविका पर कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति। ठीक है, बाकी 6 में अध्यक्ष हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। आगे, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक बढ़ाने की घोषणा की? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है अब मार्च 2025 तक एक्सपेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या था? इसके तहत दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में यह घोषणा की थी कि हम स्मार्ट सिटी मिशन शुरू करेंगे, जिसके तहत भारत भर के 100 सिटीज को चुना जाएगा, उनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। अब इन 100 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस राज्य में सबसे ज्यादा शहर शामिल किए गए हैं? कमेंट करके बताओ, अभी आंसर आगे मैं बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करो। तो यहाँ पर देखो, हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है उसने एक्सटेंड कर दिया है डेडलाइन कि भाई हम मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी बन नहीं पाई, अभी तो ब्रिज वगैरह गिर रहे हैं लगातार। फिलहाल 30 जून 2024 को ये समाप्त होनी थी, लेकिन अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। और मैंने बाकी चीजें आपको बताई, ये वाली लाइन याद रखना कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 13 शहर इसमें शामिल हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के 12 शहर और महाराष्ट्र के 10 शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। 5 साल की अवधि में 48,000 करोड़ रुपए प्रदान करने का लक्ष्य है सरकार का, जिसमें प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के नए मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला, हाल ही में किसे पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया?
तो दोस्तों अभी हाल ही में पी गीता जी को पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, पी गीता विंस फर्स्ट एवर के सरस्वती अम्मा अवार्ड। ये दोस्तों नारीवादी साहित्य और अध्ययन की महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में लेखिका हैं, फेमस हैं काफी। ये लैंगिक समानता पर, लैंगिक इक्वलिटी पर ये काफी काम करती हैं। तो इनको विंग्स केरल के द्वारा सम्मानित किया गया है के सरस्वती अम्मा पुरस्कार। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहली विजेता है, पहला पुरस्कार ये था। विंग्स का मतलब विमेन इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, तो ये दिया गया विंग्स केरल के द्वारा। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। जो भी कुछ नया कुछ सीखने को मिला है, आप उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर तो करोगे नहीं मुझे पता है, सब्सक्राइब तो कर देना। अगर आप वीडियो रोजाना देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा साइंस की ई बुक भी आप लेना चाहते हो रेलवे एग्जाम के लिए तो ये भी आप ले सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, भारत थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय अभ्यास मैत्री कब शुरू हुआ? तो 2006 में शुरू हुआ था। माइंड मास्टर का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो विश्वनाथन आनंद से है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है आंध्र प्रदेश की एनटीआर योजना के तहत जो गंभीर रूप से विकलांग लोग होंगे उनको प्रतिमाह कितने रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरा, T20 इंटरनेशनल विश्व कप 2024 में उप विजेता टीम कौन सी है? दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल मालूम हो कोशिश करना वो भी लिख डालना। बात करेंगे पीडीएफ की, अगर तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज भी डाली जाती है, तो क्विज भी एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।